मोलरता वो भी चेंज होगी, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो अगर विलेय के मोल चेंज हुए तो डेफिनेट सी बात है कि मोलरता भी चेंज होगी। अगर मैं तुमको ऐसा सवाल पूछता, सुनना, मैं तुमसे 2 सवाल पूछता। पहला सवाल, इन दोनों को मिक्स किया है, तुम बड़े मजे से क्या बोलते हैं? हाँ सर, इसके मोल मिलकर के इसमें आ गए, आयतन हो गया V1 + V2। ये एक सवाल होता। हेलो हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है सभी को, एवरीथिंग इज फाइन। शुरू करें, चलिए। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग मोलरता के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, मोलरता के बारे में जान रहे थे कि मोलरता क्या होती है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने लगाए थे। उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे बेटा, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मोललता। तो मोलरता का अध्ययन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, उस पे बेस क्वेश्चंस को भी हमने प्लान कर लिया था, देख लिया था, समझ लिया था किस तरीके से करना है। आज हम पढ़ेंगे मोललता। तो पुट ऑन द हेडिंग। हेडिंग लगाएंगे मोललता। मोललता को मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी, मोललता अर्थात मोलैलिटी। अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो क्या सभी बच्चों को मोलरता की डेफिनेशन याद है कि मोलरता की डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन थी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे उसे हम मोलरता बोलते हैं, राइट। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। चलो, अब मोललता क्या है, इसकी डेफिनेशन ध्यान सुनना। इसमें विलयन नहीं आता है, इसमें आता है विलायक। 1 केजी विलायक के अंदर, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसे हम मोललता कहते हैं। तो लिखेंगे 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित एक केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित, देखो आप, विलेय के मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यह है बेटा मोललता। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल m का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान, इसमें केजी के अंदर। अच्छा, तो ये फिर किस प्रकार की टर्म हुई? ये W/W टर्म हुई या फिर W/M टर्म हुई? एक बार चेक करेंगे। पहले इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो विलेय के मोल को अपन कैसे लिख सकते हैं? विलेय के मोल को अपन लिख सकते हैं विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, और विलायक को ऐसे लिख सकते हैं, ये केजी में है ना, यहां से देखें, बस ठीक है। अगर केजी में नहीं दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम में दे रखा होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे उसको अपन। किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका होगा, अगर ये ग्राम में दे रखा है तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का ऐसे भाग लगाएंगे, सही है, ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए।
अब 1000 का भाग लगा रखा है तो एक काम करो, 1000 को ऊपर भेज दो, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। अगर ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000। जैसे मोलरता के अंदर लीटर में नहीं दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे, है ना। और अब देखो, ऊपर W है, ये तो कांस्टेंट एक दिए गए विलय के लिए, यहाँ विलायक का भार आ रहा है, मतलब W/W। तो ये किस प्रकार की टर्म हुई, ये आपकी W/W टर्म हुई। ये बेसिकली W/W टर्म, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ही सॉल्व करेंगे। 200 ग्राम विलियन में उपस्थित 20 ग्राम विलेय NaOH के लिए विलयन की मोललता ज्ञात करें। विलयन की मोललता ज्ञात करें। चलो करो आप लोग। कर लिया होगा, है ना, कर लिया। ठीक है, देखिए 20 ग्राम विलियन है, मतलब विलियन का भार कितना दे रखा है, 200 ग्राम, सॉरी। फिर आगे पूछा है कि उसमें उपस्थित 20 ग्राम विलेय है, तो विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम तो विलेय है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, विलेय है कौन, NaOH है, तो मोलर द्रव्यमान NaOH का निकाल के रख लो। कितना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। अच्छा, सवाल पूछ रहा है मोललता, तो मोललता में मुझे ना एक और चीज चाहिए होगी कि विलायक का द्रव्यमान कितना है, क्योंकि सवाल ने मुझे विलयन का दिया है, विलेय का दिया है, पर विलायक का नहीं दिया है। कोई बात नहीं, विलायक का हम खुद निकाल लेंगे। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। अगर आपको विलायक का चाहिए तो विलयन में से विलेय का माइनस कर दीजिए, तो विलयन में से विलेय का माइनस कर दो। अच्छा, क्या आ रहा है फिर देखो, वैल्यू कितना आ रहा है, विलियन का 200, विलेय का 20, कम्स आउट एज 180। दैट्स इट, ऐसे करते हैं। अच्छा, अब अपन मोलता का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। मोलता स्मॉल m का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, विलेय का भार, विलेय कौन है, NaOH, उसका भार अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान इनटू जो आपका विलायक है का भार, ग्राम में दे रखा है अपने को सवाल में, तो अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ग्राम में है जैसा कि यहाँ दिख रहा है तो ऊपर 1000 जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं बेटा। NaOH का भार कितना है, विलेय मतलब विलेय, विलेय कौन है, NaOH ही तो है। कितना है उसका भार, 20, ठीक है। NaOH का अणुभार अपने निकाल लिया 40। अच्छा, विलायक का कितना आ गया, 180, पर आ जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर है। यूनिट क्या होगी इसकी, तो मोललता की यूनिट क्या होती है, ऊपर है मोल, विलेय के मोल, नीचे है विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है, या फिर इसको सिंपल मोलल भी कह देते हैं।
तो आगे स्मॉल m लिख के भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसकी यूनिट देख सकते हैं। कॉपी कीजिए, फिर एक और सवाल देखते हैं। चलो सवाल करेंगे। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन पर जलीय विलयन पर 0.5 मोलर लिखा हुआ है ना। सवाल है एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल समझते हो, CH3COH, याद रखना चाहिए आपको, फिर मैंने लिख के दिया है कि जलीय विलयन पर, के जलीय विलयन पर 0.5 मोलर लिखा है। एसिटिक अम्ल का, एसिटिक को हिंदी में भी एसिटिक ही बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड का मोलंश ज्ञात करें। एसिटिक अम्ल का मोलंश ज्ञात करें। चलो करो, एसिटिक अम्ल का मोलंश ज्ञात करें। देखिएगा कि आपने कैसे किया और कैसे करना चाहिए था, है ना। ओके, सवाल में साफ साफ दे रखा है 0.5 मोलल। तो 0.5 मोलर का मतलब क्या है, m इज इक्वल टू है 0.5। देखो 0.5 m का मतलब क्या है, मोललता की डेफिनेशन क्या है, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर मोललता 5 है तो इसका मतलब 5 मोल विलेय के उपस्थित हैं 1 kg विलायक में, बाय डेफिनेशन। अगर आप ऐसे देखो कि विलेय की मोलों की संख्या मोललता 10 है, तो 10 मोलर का मतलब क्या हुआ। अगर कहीं पे कोई आपसे पूछ ले कि यदि स्मॉल m 10 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 मोल, मोललता 10 होने का मतलब क्या है, 10 मोल विलेय उपस्थित है 1 kg विलायक में, है ना। तभी मोललता 10 आ सकती है, डेफिनेशन यही है। अच्छा, यहाँ सवाल में क्या बोल रहा है, आराम से किया करो सवाल, जल्दी जल्दी मत किया करो सवाल, आराम से करोगे बन जाएगा। 0.5 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि 0.5 मोल विलेय के उपस्थित हैं 0.5 मोल विलेय के उपस्थित हैं 1 kg विलायक में। और अच्छा, जलीय विलयन बोला है ना, तो विलायक तो जल हो गया, तो हमारे पास विलेय के मोल, विलेय कौन है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के मोल डायरेक्टली आ गए 0.5 मोल, मतलब 1/2 भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
तो डायरेक्टली हम इससे बोल पाए कि एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं, 0.5 है या फिर 1/2 है। दूसरा, क्या हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को निकालने से, इसको एक्सट्रैक्ट करने से, इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने से, क्या हमारे पास ये निकल करके आ गया है कि 1 kg जल है, मतलब वेट ऑफ जल, जल का भार कितना है, 1 किलो है। मतलब जल का जो भार है वो 1000 ग्राम है, क्या ये भी निकल के आ गया है ना? अच्छा, अगर ये निकल करके आ गया है तो क्या हम जल के मोल निकाल सकते हैं बेटा? क्या हम जल के मोल निकाल सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, निकाल पाओगे क्या? तो जल के मोल होंगे भार बटा अणुभार। भार कितना है जल का? 1000। अणुभार कितना है? 18। ये जल के मोल आ गए। बस आपसे क्या पूछा था? आपसे एसिटिक एसिड का मोल अंश पूछा था। तो क्या आप एसिटिक एसिड का मोल अंश बता पाओगे डायरेक्टली, या कुछ मुश्किल काम हो गया ये आपके लिए? नहीं ना? कैसे बताएंगे मोल अंश? नोटेशन अपने गलत ले लिया, एक्स लेना चाहिए। हाँ, कैसे बताएंगे? जिसका मोल अंश बताते हैं उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। जिसके बताए थे मोल, उसके मोल कितने? 0.5। विलियन के कुल मोल कितने? 0.5 प्लस 1000/18। ऐसे आप याद रखें। ठीक है, डन है, पक्का? कितनों से बन गया था वैसे मेरे बताए बिना ही? चलो ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए। क्लासरूम एग्जाम्पल्स हम हमेशा अच्छे लेते हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले उससे। एक चीज और है जो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो। ये जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यदि जल 1 किलो है, मतलब 1000 ग्राम है, तो आप नंबर ऑफ मोल याद भी रख सकते हो, हमेशा के लिए बहुत काम आता है ये। 1000/18, इसकी वैल्यू याद रख सकते हो, 55.5। तो दिमाग में लर्न करके रख लो, क्योंकि पानी हमेशा आएगा और 1 किलो पानी बहुत कॉमन है हमारे सवालों में, याद रख लो। मतलब मोलरता को लेकर के सब बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मोलरता की रियल डेफिनेशन क्या थी। मोलरता की रियल डेफिनेशन ये है कि एक मोल, कितने मोल विलेय के उपस्थित हैं 1 लीटर विलियन में। इसको अपन बेसिकली मोलरता के नाम से जानते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट ना, मोललता। मोललता, कोई बात नहीं, दिमाग में बिठा लो, कुछ नहीं है। मोल, विलेय के मोल, विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं 1 kg विलायक में, बस ये याद रखिए। फिर से, विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं 1 kg विलायक में, बस ये याद रखिए, दैट्स इट, बात बन जाएगी। कोई बात नहीं, परफेक्ट है, वेरी गुड, शानदार। चलो, बढ़िया। ओके, म्यूट कर लो खुद को। अब हेडिंग लगाएंगे, अब हेडिंग लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन के बारे में, तो हेडिंग लगाओ, डाइल्यूशन अर्थात तनुता। डाइल्यूशन, तनुता। डाइल्यूशन अर्थात तनुता। डाइल्यूशन अर्थात तनुता, पुट ऑन द हेडिंग। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं बेटा, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे केस बनते हैं। इसमें हम मल्टीपल केसेस कवर करेंगे। सबसे पहले हम केस नंबर 1 देख रहे हैं। केस नंबर 1 में हम केवल विलायक को मिला रहे हैं। मतलब
एडिंग सॉल्वेंट। सब बच्चों का ध्यान होगा इधर। तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम लोगों को कैसे देख पाता हूं? लेट मी शो यू वन थिंग। तुम लोग मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखते हो, तो एक एक डिटेल एक एक बच्चे की दिखाई देती है। आया समझ में? तो कोई बचा हुआ नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिए, इसलिए अलर्ट रहा करो, क्लास के अंदर एक्टिव रहा करो। ये आपके पास एक विलियन है, ये एक विलियन है। अच्छा, विलियन में क्या क्या होता है? सर विलियन में विलेय होता है और विलियन में विलायक होता है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस विलियन की मोलरता m1 है, और इस विलियन का आयतन v1 है। ऐसा हम मान लेते हैं कि मोलरता m1 है और आयतन v1 है। क्या आप ये सोच के बता सकते हो कि इसमें मोल कितने हैं विलेय के? विलेय के मोल कितने हैं? कैन यू टेल मी? फॉर्मूला याद है? थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था कल की क्लास में, अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो, कि मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो n बराबर m इंटू वी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो अगर आपको विलेय के मोल निकालने तो वो हो जाएगा सिंपल m1 इंटू वी1, ऐसे। पक्का एवरीवन? याद आया? अच्छा, मान लेता हूं यहाँ पे विलेय के कुछ मोल हैं, लिखना मत अभी, समझना पहले। वो ऐसे दिख रहे हैं, ये विलेय के मोल हैं, जो इनको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने इस विलियन में बाहर से VmL विलायक मिला दिया, केवल विलायक। जैसे मान लो आपका विलायक पानी है, तो हमने केवल पानी मिला दिया, है ना? मान लो पानी है तो पानी मिला दिया, और कुछ नहीं मिलाया, केवल विलायक को ऐड किया। VmL विलायक को ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, पानी है तो पानी मिला दिया। अच्छा, क्या होगा उससे? ये आपका विलियन था, इस विलियन में ये मैंने पानी उठाया और ऐड कर दिया। लो, सही है। अब मुझे ये बताओ कि इस विलियन का आयतन कितना हो जाएगा? पहले वाला आयतन तो रहेगा नहीं, आयतन तो V2 हो जाएगा। V2 को क्या लिख सकता हूं? सर पहले आयतन था V1, अब आयतन V1 में V और जोड़ दीजिए, तो अब नया वाला आयतन हो जाएगा V1 प्लस V, है ना? आयतन बढ़ गया शैलेश, ठीक है? आयतन बढ़ गया बेटा, पहले आयतन V1 था, अब V1 में अपने V जोड़ दिया, तो V1 में V जोड़ा तो V1 प्लस V हो गया। कहाँ दिक्कत है? बस तो है, शानदार। अच्छा, मोलरता वो भी चेंज होगी, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। तो अगर विलेय के मोल चेंज हुए तो डेफिनेट सी बात है कि मोलरता भी चेंज होगी। तो मोलरता अगर चेंज होगी तो नई वाली मोलरता मान लेते हैं m2 है। भाई साहब, मोलरता चेंज हो रही है ना, तो नई वाली मोलरता मान लेते हैं अपन, कितनी है? m2 है। एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, सोच के बताओ क्या चीज चेंज नहीं होगी? आयतन चेंज हो गया, मोलरता भी चेंज हो गई, कौन सी चीज चेंज नहीं हुई यहां पे?
दृष्टि, दीवारों पर उतना थोड़ी लिखा है। इधर देखो, क्या चीज चेंज नहीं हुई? ये लाल लाल बिंदियां पहले भी उतनी थी, ये लाल लाल बिंदियां अभी भी उतनी है। ये लाल लाल बिंदियों का नाम क्या है? विलेय के मोल। तो विलेय के मोल पहले भी उतने ही थे, अभी भी उतने ही हैं। बस किया क्या है हमने? पानी मिलाया है, उससे आयतन बढ़ा है। विलेय के मोल जितने पहले थे उतने ही अभी है। तो कौन सी चीज समान रहेगी? विलेय के मोल समान रहेंगे। तो विलेय के मोल एक ऐसी चीज है जो समान है, सेम है। हाँ? विलेय के मोल सेम है। अच्छा, अभी विलेय के मोल कैसे लिख सकते हैं अपन? अभी विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके हिसाब से? आप बोलोगे सर विलेय के मोल लिखने कोई दिक्कत नहीं है, M2 इंटू V2। मोल का तो वही फॉर्मूला है, कल बताया था जो, मोलरता इंटू आयतन। तो मोलरता इंटू आयतन, पहले मोल पहले लिखना था तो पहले की मोलरता पहले तक का आयतन अब लिखना है, तो अब की मोलरता अब का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलेय के मोल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये काम की बात। क्या ये सबको समझ में आता है कि विलेय के मोल बराबर क्यों होंगे? चेंज ही नहीं किया ना, कैसे बदल जाएंगे आप सोचो। विलेय के मोल चेंज कैसे होंगे जब कुछ मिलाया ही नहीं अंदर से? विलेय ने निकाल डाला है ना, विलेय को बाहर निकाला है, तो चेंज कैसे हो जाएगा? वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे अगर विलेय के मोल को मैं Na बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं विलेय के मोल को Nb बोल रहा हूँ, हाँ, तो Na और Nb बोल रहा हूँ, तो विलेय के मोल समान रहेंगे। Na विल बी इक्वल टू Mb, मतलब M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। डन। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। तो M1V1 क्या है? M1 मोलरता, V1 इसका आयतन, इधर V2 इसका आयतन। तो यहाँ से अपन बाद की मोलरता लिख सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे बाद की मोलरता निकालना है तो बाद की मोलरता निकलेंगे M1V1 अपॉन V2, जहाँ हम जानते हैं कि V2 किसके बराबर है? V1 प्लस V के बराबर है। इसको अपन कहते हैं तनुता का नियम, को अपन कहते हैं तनुता का। डन है? पक्का? लिख लो, कॉपी कर लो अच्छे से। नोट करो। एक सवाल नोट करेंगे। 0.2 मोलर, 0.2 मोलर 200 ml विलियन को, 0.2 मोलर 200 ml विलियन को, 0.2 मोलर 200 ml विलियन को 0.02 मोलर 0.02 मोलर तक तनु करने के लिए, तक तनु करने के लिए तक तनु करने के लिए जल की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? जल की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? जल की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? ऑप्शंस हैं 2000 ml, बी 180 ml, सी 200 ml एंड द डी ऑप्शन इज 1800 ml। चलो चालू हो जाओ, करो, उससे करेंगे बेटा। डन, कराएं सॉल्व। देखो, सवाल को सिस्टमेटिकली पढ़ के सॉल्व करना। कितने बच्चों का आंसर ए आ रहा है वैसे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ए? ओहो हो 2000 ml, क्या बात।
आप सब एक काम कर सकते हो छोटा सा, अपनी कॉपी के ऊपर अगर आप आईआईटी से की ट्राई कर रहे हो तो आईआईटी बॉम्बे लिख लो एक बार, और उसी जगह पे, और एक जहाँ पे आप अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे लिख लो एम्स, और डैश करके लिख दो। अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे करके, थोड़ा ढंग से पढ़ो सवालों को। जिसका आंसर ए आ रहा है ना वो बिल्कुल सही कर रहा है, पर जल्दबाजी कर रहा है सवाल में, सवाल को पढ़ने में बेवकूफ़ी कर रहा है, और ये बेवकूफ़ी ऑप्शन में मिलती है। मतलब जो जेईई का पेपर बनाते हैं ना उनको पता होता है कि एक कॉमन बच्चा किस एरर के साथ सवाल करेगा, वो कर देते हैं उस चीज़ को, वो ऑप्शन में होता है। देखिए 0.2 मोलर 200 ml विलियन, मतलब हमारे पास जो विलियन है वो 0.2 मोलर है, 200 ml है, ठीक है। इसको तनु किया है, तनु करने के लिए इसमें पानी मिलाया है, VML मान लेते हैं पानी मिलाया, तो VML पानी मिलाने के बाद में मोलरता कितनी हो गई 0.02 मोलर, और आयतन मान लेते हैं बाद में V2 हो गया, पहले आयतन था V1। अच्छा, तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे, सही है। तो अगर ये M1 है, ये M2 है, तो क्या चीज चेंज नहीं होगी? नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ मोल्स जितने पहले थे नंबर ऑफ मोल्स बाद में भी उतने रहेंगे, मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। M1 कितना है 0.2, V1 कितना है 200 ml, M2 कितना है 0.02, V2 कितना है निकालना है। तो V2 बराबर कितना आ रहा है 0.2 इंटू 200 अपॉन 0.02, यह आ गया ऊपर 100, यह आ गया नीचे 10, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 2000 ml। पर क्या 2000 ml आपका आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब समझ में आ गई गलती। सवाल ने पूछा है जल की कितनी मात्रा चाहिए, कितना मिलाया है ये पूछा है, और आपने ये निकाला है। तो V2 क्या होता है V1 प्लस V, आपने ये निकाला है, उसने ये पूछा है, तो V2 इज इक्वल टू क्या है V1 प्लस V, तो V इज इक्वल टू क्या है V2 माइनस V1। तो पहले का आयतन था, बाद का आयतन हो गया 2000, पहले का आयतन था 200, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो बचकानी गलतियां जनरली हो जाती हैं, उससे बचना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ेगा क्लास के अंदर, ताकि ऐसी बेवकूफ़ियाँ जीवन में फिर से ना हो। चलो हेडिंग लगाओ, अगला टॉपिक, केस सेकंड केस देख रहे हैं। दो समान विलेय दो समान विलेय वाले विलयनों को मिलाना। सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो बेटा, हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के विलयन है, दो अलग अलग प्रकार के विलयन है, पर एक मजे की बात है, दोनों में विलेय सेम है, विलेय बराबर है, इक्वल नहीं है, सेम है। जैसे इसमें नमक है, इसमें भी नमक है, इसमें 5 ग्राम नमक है तो इसमें भी 5 ग्राम नमक है, ऐसा नहीं बोल रहे, बस एक समान प्रकृति का विलेय है, एक जैसा विलेय है। अगर इसमें नमक है तो इसमें भी नमक है, इसमें शक्कर है तो इसमें भी शक्कर है, हम ये बात बोल रहे हैं। गॉट इट? तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मान लेते हैं पहले वाला जो विलयन है उसकी मोलरता M1 है और उसका आयतन V1 है, ये जो है इसकी मोलरता M2 है, इसका आयतन V2 है।
इसमें विलेय के कुछ मोल होंगे, मान लेते हैं विलेय के ऐसे 5 मोल हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इसमें विलेय के कुछ मोल हैं, मान लेते हैं इसमें 8 मोल हैं, ऐसे दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें विलेय के मोल कैसे लिख सकते हैं अपन? तो इसमें विलेय के मोल कैसे लिख सकते हैं? मोलरता इंटू आयतन। इसमें विलेय के मोल कैसे लिख सकते हैं? मोलरता इंटू आयतन। और इसमें विलेय के मोल कैसे लिख सकते हैं? मोलरता इंटू आयतन, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स किया यार। एक ही बीकर में डाल दिया। एक ही बीकर में डाल दिया दोनों को, उठा के लाए, मैं खाली कर दिया। तो थोड़ा सा गिर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं गिरा, ठीक है। दोनों को एक में खाली कर दिया। अब मुझे बताओ आयतन कितना होगा। मान लेते हैं अब जो आयतन है वो V3 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, है ना? हमेशा बोल सकते हैं, दोनों को मिक्स किया है। अच्छा, मोल कितने मोल आ जाएंगे यहाँ पे? एक जैसा विलेय है, तो यहाँ पे विलेय के मोल कितने थे बेटा? 5। यहाँ कितने थे? 8। तो इसमें कितने होंगे? 13। सही है। बस, तो यहाँ पे मान लेते हैं, अब इसकी मोलरता जो है, इसकी मोलरता जो है, मान लेते हैं इसकी मोलरता M3 है, तो यहाँ मोल कितने हुए? यहाँ विलेय के मोल कितने हुए? तो आप बोलोगे सर विलेय के मोल हुए N3 बराबर M3 इंटू V3। क्या किसी बच्चे के मन में इस आ रहा है क्या कि सर मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि यहाँ जो विलेय के मोल हैं प्लस यहाँ जो विलेय के मोल हैं वो दोनों इसके अंदर आ गए हैं, है ना? तो क्या वैसे बोल सकते हो क्या कि N3 बराबर N1 प्लस N2? क्या ये हम बोल सकते हैं क्या कि N3 बराबर N1 प्लस N2? कैन वी से दैट? कैन से दैट? बस हो गया। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, दैट्स इट। एक ये चीज दिमाग में रखनी है। तो इसके बाद N3 कितना है? M3 इंटू V3, ये कितना है? M1 V1, ये कितना है? M2 V2। बस इस कंसेप्ट को याद में रखते हुए कोई सवाल बनेगा, वो सवाल आपको करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, फिर सवाल करते हैं। चलो, कंसेप्ट को पकड़ो, है ना? कभी कभी केमिस्ट्री, वैसे केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें ना कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं। अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप समझ जाओगे सब कुछ। चलो अब एक क्वेश्चन करो। रेडी? 3 विलेनों को मिक्स कर रहे हैं बेटा, 2 को मिक्स कर रहे हैं आपस में।
इसमें NaCl है, इसकी मोलरता 0.1 मोलर है, आयतन 0.5 लीटर है। इसमें NaCl के एक दूसरे विलेन को मिला रहे हैं, जिसमें मोलरता इसकी 0.2 मोलर है और आयतन 1 लीटर है। आपको इस विलियन की मोलरता बतानी है, इस विलियन का आयतन बताना है। फ्री कैसे करेंगे? शुरू हो जाइए। डन। आई होप इट्स डन। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपने कर लिया होगा मैनेज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एक बात समझ में आ गई है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये दोनों मिलकर के यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स N3 किसके बराबर होगा? M1V1 प्लस M2V2 के बराबर होगा। और N3 को अपन इससे क्या लिख सकते हैं? M इंटू वी लिख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि M इंटू वी बराबर दिस। अच्छा, V निकाल लिया क्या आपने? चेक करें कि आपने V निकाल लिया है। देखें, 0.5 लीटर प्लस 1 लीटर, V कितना हो गया? 1.5 लीटर, है ना? V कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे डेफिनेटली वो M1V1 होंगे, यहाँ के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डेफिनेटली M1 M2V2 हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके MV हैं, और N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 है। तो अब क्या पूछ रहा है? M पूछ रहा है, ठीक है। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V, ऐसे हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? इसके बाद क्या बात? कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट कीजिए। M1 कितना है? 0.1, V1 कितना है? 0.5 प्लस M2 कितना है? 0.2, V2 कितना है? 1, V कितना है? 1.5। दैट्स इट, M निकल जाएगा ना। अगला सवाल।
हो गया? इसमें मजा आया होगा, अच्छा सवाल था ये, है ना? देखो, NaCl में M1 है 0.5 मोलर, गौर करेंगे सब बच्चे। यहाँ पे NaCl के जो मोल हैं, कितने NaCl के मोल? M1V1। यहाँ पे NaCl के मोल कितने? M2V2। यहाँ तो NaCl है ही नहीं, ये तो पानी है, ठीक है। तो यहाँ मोल कितने मान लेते हैं? N। N कितने होंगे? M इंटू V। एक बात बताओ, यहाँ पर NaCl के जितने भी मोल आए, वो सारे कहाँ से आए? सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछो कि यहां पर NaCl के जितने भी मोल आए वो आखिर आए कहां से? तो अंदर से एक ही आवाज आएगी कि सर ये दोनों के मिलकर के आए। यहां जो NaCl के मोल थे और यहां जो NaCl के मोल थे, उससे पूरा NaCl यहां आ गया। सही है? तो यहां पे जो NaCl के मोल है N, उसको अपन लिख सकते हैं N1 प्लस N2। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। यहां कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का? ठीक बात है। अच्छा, आयतन V किसके बराबर होगा? आयतन। सर इसका जो आयतन था वो भी इसमें आ गया, तो V1 लेना पड़ेगा। सर इसका जो आयतन था वो भी इसमें आ गया, V2 लेना पड़ेगा। प्लस पानी भी तो मिलाया है, तो पानी मिलाया तो पानी का आयतन भी लेना पड़ेगा। ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ था। अगर पानी लोगे तो पानी की मोललता तो ये होती है वैसे भी, क्या दिक्कत है उसमें? 1000 ग्राम पानी लोगे तो 1000 ग्राम पानी की कितनी मोलरता होती है? 55.5, 55.5। तो पानी की मोलरता लिख के देना कोई बड़ा काम नहीं किया उसने। पानी की मोलरता यही होती है, यही फॉर्मूला है पानी की, मतलब पानी की मोलरता बेसिकली इतनी होती है, तो इसका कुछ रोल ही नहीं है। कुछ रोल आ रहा है इसका? कुछ सोचो क्या रोल है इसका? ये तो बस, अगर मैं तुमको ऐसा सवाल पूछता, सुनना, मैं तुमसे दो सवाल पूछता। पहला सवाल, इन दोनों को मिक्स किया है, तुम बड़े मजे से क्या बोलते हैं? हाँ सर, इसके मोल मिलकर के इसमें आ गए, आयतन हो गया V1 प्लस V2, ये एक सवाल होता। फिर मैं तुमको बोलता कि एक विलियन है जो कि ये है, इसमें पानी मिलाया है बाहर से, तो तुम क्या बोलते हैं? जितने इसमें मोल हैं उतने इसमें हैं, बस पानी का आयतन ऐड कर दो। मतलब ये वाला सवाल हो जाता, ये वाला सवाल हो जाता। तो एक्चुअल में इस कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को मिला करके ये सवाल बना है। तो पानी को लेके परेशानी, पानी तो मिलाया क्या, बस आयतन बढ़ जाएगा, ये पानी का आयतन हो गया। अच्छा, तो अब लगाओ फॉर्मूला। एन कितना है? M इंटू वी बराबर M इंटू V1 प्लस M इंटू V2। यहाँ से M कितना आ रहा है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V कितना है? V है V1 प्लस V2 प्लस V3, 500 प्लस 200 प्लस 800। बस वैल्यूज पुट करा कर तो तुम कर ही लोगे। M1V1 प्लस एवरीवन। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? ये गलती कर दी होगी, पानी वाली छोटी सी गलती, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं ना हम तो, सीखने में काय का डर लगा, सीख रहे हैं। कॉपी कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है विलियन में अभिक्रिया, देखेंगे कि विलियन में अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है साहब, चलिए, छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना है हमेशा। अब हेडिंग लगाएं, विलियन में अभिक्रिया, केस 3 ये होता है, केस 3। विलियन में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ये विलियन में अभिक्रिया कैसे होती है? कुछ नहीं है, इसके लिए एक कैप्सूल दे रहा हूँ, इसको फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। कैप्सूल ये है,
सिंपल सा, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और उसमें रस समीकरण मिति लगा दीजिए। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और उसमें रस समीकरण मिति लगा दीजिए। मोटे मोटे तौर पे इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिख लो। मान लो अपन ने HCl की क्रिया NaOH से कराई, क्या आपने बचपन में इसके बारे में पढ़ा है कि जब NaCl की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा? यस सर, पढ़ा है। जब HCl की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो एक तो NaCl बनेगा, साथ में H2O मुक्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मेरा सवाल यह है कि मान लो सवाल में ऐसे दे दे कि इसकी मोलरता 0.1 मोलर है, इसकी मोलरता कितनी है? 0.1 मोलर है, और साथ में ही दे दे कि 200 ml है। इसकी मोलरता 0.1 ml है, 200 ही हमेशा सवाल के अंदर देगा, तो घबराने वाली बात नहीं है कि ये कैसे आ गया, ये सवाल में हमेशा देगा। मान लेते हैं 0.1 मोलर है, 200 ml है। ऐसे आपको ये भी दे दिया कि NaOH 0.2 मोलर है और ये 100 ml है। अब आपको बताना है कि ये जो विलियन बनेगा इसकी मोलरता कितनी होगी, ये सवाल है। ये जो विलियन बनेगा इसकी मोलरता कितनी होगी, ये अपन को बताना है। अच्छा, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, इसकी मोलरता कैसे निकालोगे? सुनो, पहली बार पढ़ रहे हो, अभी सॉल्व नहीं करना है, दिमाग में सवाल समझ में आ गया। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्लियर है आपको? इस क्वेश्चन में रिएक्शन हो रही है ना, इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं? पहले ये चेक करो बेटा कि अगर HCl की मोलरता इतनी है और आयतन इतना है तो HCl के मोल कितने हैं? मोल होते हैं मोलरता इंटू आयतन। मोलरता कितनी है? 0.1। आयतन कितना है? 200। ये आ गया 20 मिली मोल। सर ये मिली मोल क्या चीज है? देखो, अगर आयतन ml में है ना तो मिली मोल होता है, आयतन लीटर में है तो मोल होता है। सिंपल। आयतन अगर ml में है तो मोल, और मिलीलीटर में है तो मिली मोल आएगा ना। मिली लीटर मिली मोल, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 ऐसे। तो HCl के मोल कितने? 20 मिली मोल है। अच्छा, NaOH के मोल कितने निकालो? मोलरता इंटू आयतन। मोलरता कितनी है? 0.2 मोलर। आयतन कितना है? 100। कितने हैं इसके भी? 20 मिली मोल। अच्छा एक बात बताओ, एक मोल HCl एक मोल NaCl से क्रिया करेगा तो एक मोल, सॉरी, एक मोल NaOH से क्रिया करेगा तो एक मोल NaCl बनाएगा ना? सही है बात? इसका एक मोल इसके एक मोल से क्रिया करेगा तो इसका एक मोल बनेगा। अब इसके 20 मोल ने इसके 20 मोल से क्रिया की है तो ये भी कितना बनेगा? 20 मिली मोल बन जाए। रस समीकरण मिति, रेज योर हैंड्स। क्या हमको रस समीकरण मिति और लॉजिक क्लियर हो गया है सब बच्चों को? बस अब मोलरता निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे निकलेगी मोलरता? विलेय के मोल, विलेय कौन है? NaCl। विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, लीटर में नहीं है तो 1000 से गुणा कर देना। अच्छा, NaCl के मोल कितने हैं? तो साफ साफ लिखा है 20 मिली मोल। मिली को कन्वर्ट करना है मोल में, 10 की घात -3 से गुणा कर दो। ये लो, मिली को कन्वर्ट करना है मोल में, 10 की घात -3 से गुणा कर दो। ये इसके मोल आ गए। डिवाइड 20 मिली मोल आता हो गया डायरेक्ट।
ठीक है, मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मिली के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर दिया। अच्छा आयतन बताओ, इसमें आयतन कहाँ से आया? इन दोनों को मिलाने से ही तो आया। तो इसका आयतन 200, इसका आयतन 100, टोटल आयतन कितना हो गया? 300। बस ये आंसर हो गया। दैट्स इट, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/15 मोलर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके एवरीवन, लो कॉपी। नैतिक ठीक है। बढ़िया बेटा। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो सिस्टमेटिकली करना है इसको, ट्राई करना है ना, और कोशिश करना है इसको करने की। चलो नोट करें सवाल, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, बाद में अपन इसको मिटा देंगे, तो आप आराम से तब तक नोट भी कर लो। मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, शानदार टाइप का सवाल है। पच्चीस ml HCl विलयन के लिए 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट पढ़ो है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरी तरफ से, बट ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर का अंत एकदम सुखद करेगा। शादी में अपन जाते हैं तो बढ़िया लास्ट में आइसक्रीम खा करके, गुलाब जामुन खा के ऐसे अपने खाने को खत्म करते हैं ना, वैसे हम इस चैप्टर को इस शानदार सवाल के साथ खत्म करेंगे। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्या बेसिक है, अभी ज़्यादा उम्मीद मत रखना इससे कि मैं बहुत सारे सवाल बना लूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है अभी इसमें। जैसे विलियन नाम का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, रस समीकरण में 30 सेकंड होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी सीख रहे हैं हम, है ना, लर्निंग फेज में है अभी हम लोग सब। जी।
बेटा आपने अपने हिसाब से सोच लिया होगा। अब मैं सवाल करा रहा हूं, अब कहीं इधर उधर ध्यान नहीं, पूरा फोकस सवाल के ऊपर, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छा है। HCl और सोडियम कार्बोनेट, क्या बचपन में इनकी अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने कि HCl जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बचपन में रिएक्शन याद की थी थोड़ी बहुत? सबने याद की हो गया है ना? क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक है। अच्छा, हमारा ऑब्वियस सी बात है, फर्ज ये भी बनता है कि हम रिएक्शन को बैलेंस कर लें। ठीक है सब कुछ अब? परफेक्ट। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये सवाल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सवाल पूछना क्या चाह रहा है, उसको ध्यान से सुनो। 25 ml HCl है आपके पास, ठीक है। विलियन के लिए 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का 30 ml विलियन आवश्यक होता है। मतलब 25 ml HCl को अभिक्रिया करने के लिए, सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, 25 ml HCl को अभिक्रिया करने के लिए सोडियम कार्बोनेट कितना चाहिए? 0.1 मोलर चाहिए 30 ml। हेलो, यहां तक ठीक है एवरीवन? HCl 25 ml ही है हमारे पास। हमें ये नहीं पता कि HCl की मोलरता कितनी है, मोलरता उसने नहीं दी, बस ये बताया कि HCl 25 ml है। इस पूरे 25 ml HCl को फूकने के लिए, मतलब इसकी पूरी अभिक्रिया कराने के लिए, हमें 0.1 मोलर Na2CO3 और 30 ml Na2CO3 की आवश्यकता होती है। क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं कि Na2CO3 के मोल कितने चाहिए हमें, या मतलब मोल कितने हैं? अगर ये सब कुछ दे रखा है तो हम मोल निकाल सकते हैं क्या? मोल ऑफ Na2CO3 निकाल सकते हैं क्या, बताओ? बहुत आसान नहीं है। मोलरता को आयतन से गुणा कर दो, मोल निकल जाते हैं। कितने आ गए? 3 मिली मोल। मतलब Na2CO3 के मिलीमोल अपन ने कितने लिए? 3 लिए। यहां तक ठीक है? रेज योर हैंड्स। अब एक छोटा सा सवाल, अगर Na2CO3 के 3 मिलीमोल लिए हैं और HCl पूरा फूक गया तो HCl कितना होगा? HCl के मिलीमोल कितने होंगे? अगर इसके मिलीमोल 3 है तो HCl के मोल कितने होंगे? बताओ। HCl के मोल कितने थे? अगर इसके 3 थे तो इसके कितने थे? आपके पास फिंगर से आप मुझसे बता सकते हो। 6। इससे डबल, तो इसके मिलीमोल हो गए 6। एक Na2CO3 के लिए 2 लगता है, तो 3 ने पूरा रिएक्शन किया है तो 6 लगेगा, मतलब इसका डबल। ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, मैं लिख दूं क्या लैंग्वेज में? Na2CO3 के 3 मिलीमोल को क्रिया करने के लिए HCl के आवश्यक मोल कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है 6 होंगे। अच्छा, अब ये बताओ, क्या HCl की मोलरता निकाल सकते हैं अपन? मोल बराबर होता है मोलरता इंटू आयतन, तो मोलरता HCl की निकल के आ जाएगी। कितनी मोलरता है HCl की? सर हाँ निकल जाएगी ना, क्या दिक्कत है? मोल कितने हैं? 6। 6 मिली मोल है, और आयतन कितना है? 25 ml है, तो आयतन है 25 ml। ठीक है, सब ml में ही चल रहा है, तो फिर मुझे कहाँ लोड है? ml से ml कट जाएगा, मिली से मिली कट जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ले सकते हैं अपन। मतलब कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा, छोड़ दो। तो ये आ गया 6/25 मोलर। तो HCl की मोलरता कितनी है? 6/25 मोलर।
मतलब जो HCl हमने काम में लिया था वो कितने मोलर का काम में लिया था? जो HCl हमने काम में लिया था उसकी मोलरता कितनी थी? 6/25। यहाँ तक के सवाल में कोई डाउट है किसी को? एवरीवन क्लियर है? परफेक्ट। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल का फर्स्ट पार्ट हुआ। सर फर्स्ट पार्ट से क्या मिला? फर्स्ट पार्ट से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो HCl है उसकी मोलरता, उसकी शक्ति कितनी है। अगला सवाल है 0.2 मोलर जलीय NaOH के 30 ml को खत्म करने के लिए कितने HCl के विलयन की आवश्यकता होगी? ये अगला सवाल। आ जाओ करते हैं। HCl प्लस NaOH करवाना चाह रहा है, रिएक्शन क्या होगी? NaCl प्लस H2। सही बात है। HCl कितनी मोलरता है हमारे पास? 6/25 मोलर HCl है। आगे ना, यही तो HCl है जो यहाँ था वो यहाँ पे इतना HCl है। NaOH कितना दिया है? 30 ml तो NaOH है और NaOH की मोलरता दी है 0.2 मोलर। इसको खत्म करवाना है, करवा देंगे। ये बताओ NaOH के मोल कितने हैं? NaOH के मोल कितने होंगे? कितने मोल होंगे NaOH के? मोल बताओ। तो NaOH के मोल निकलेंगे मोलरता इंटू आयतन, तो मोलरता कितना है? 0.2, आयतन कितना है? 30। इतने मोल आपके पास आ जाएंगे। हाँ एक बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पे अपन को कि हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो इसके मोल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमें आइडिया लगेगा कि HCl कितना है। तो ये 6 मिलीमोल इसके हमारे पास। अब अगर इसके 6 मिलीमोल है तो इसके भी 6 मिलीमोल चाहिए। एक बात और, इसका आयतन कितना है? मान लेते हैं इसका VmL आयतन है। अब तुम लोग खुद सॉल्व कर लो और मुझे ये VmL निकाल के बताओ कैसे करोगे। अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसका भी 1 मोल खर्च होता है, इसके 6 मिलीमोल खर्च हुए तो इसके भी 6 मिलीमोल खर्च होंगे। इसके मोल कैसे लिख सकते हैं? 6/21 इंटू V, यहाँ से V निकल के आ जाएगा। चलो फाइनल काम तुम करो, समझ में आ गया कैसे करना है? फिनिश करो। भाई किसी को डाउट आ रहा है क्या? एक बार वापस देखते हैं, वापस समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया था। इसके बाद का देखो, इसके बाद का ये था कि HCl NaOH से क्रिया कर रहा है तो NaCl और H2O बना रहा है, ठीक है। NaOH अपन को दे रखा है 30 ml 0.2 मोलर, मतलब NaOH के मोल कितने हैं? 6 मिलीमोल। तो NaOH के 6 मिलीमोल है तो HCl के भी 6 मिलीमोल होने चाहिए, है ना। आवश्यक HCl के मोल कितने हैं यहाँ पे? आवश्यक HCl के मोल सवाल ने दे रखा है ना अपन को, कितने? 6 मिलीमोल। दिमाग लगा लिया ना अपन ने कि अगर ये 6 मिलीमोल है तो ये भी 6 होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, HCl की मोलरता कितनी है? तो HCl की मोलरता कितनी है? 6/25। आयतन पूछ रहा है तो आवश्यक आयतन, क्या हमको फॉर्मूला पता है मोलरता का? कि मोलरता M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आयतन। तो यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा? मोलरता नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलरता, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6 मिलीमोल। और मोलरता कितनी है? 6/25 मोलर। ऊपर जाके हो जाएगा 25 ml। तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? एवरीवन अच्छा सवाल था, तो डाउट तो नहीं है? बस पहले यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे अपन ने इस बात को समझा। एक बार वापस सवाल देख लो, किसी को कम समझ में आया तो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HCl का आयतन दे रखा था
NaOH की Na2CO3 की पूरी जानकारी दे रखी थी। तो इससे हमको समझ में आया इसके मोल है 3 मिलीमोल। तो अगर इसका मोल 1 लगता है तो इसका 2 लगता है। तो इसके 3 मिलीमोल खर्च होंगे तो इसके 6 मिलीमोल खर्च होंगे। अब मिलीमोल आ गए 6, आयतन था, मोलरता निकल के आ गई। मतलब हमारे पास जो HCl था उसकी मोलरता थी 6/25। सेकंड पॉइंट, अगर मोलरता 6/25 है तो इधर आ जाओ। अब ये बोला है कि जब ये HCl को अनुमापित करने का मतलब होता है खत्म करना, रिएक्शन पूरी करवाना। तो HCl की अभिक्रिया अगर NaOH से करा रहे हैं तो NaOH की जानकारी दे रखी है, तो यहाँ से NaOH के मोल आ गए। अब एक बार अगर हमारे पास NaOH के मोल आ गए, ये मोलरता है, ये आयतन है, तो अगर 6 मिलीमोल NaOH के लग रहे हैं तो जितना NaOH का खर्च होगा उतना ही HCl का खर्च होगा। क्यों? रस समीकरण मिति। क्या यहाँ पे एक कैप्सूल अच्छे से काम नहीं आ रहा कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और उसमें रस समीकरण मिति लगा दीजिए? वही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस किया, रस समीकरण मिति लगाई, यहाँ से आयतन निकालना था। तो 6 मिलीमोल इसके हैं तो 6 इसके होंगे। अब HCl का आपके पास में मोलरता है, मोल है, आयतन निकालना है तो आयतन भी निकल जाएगा। यही सवाल में पूछा था आयतन। 25 ml इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप सवाल निपटा दोगे। दैट्स इट। तो ये मोल कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। रस समीकरण मिति 1 आपने खत्म किया है। अभी इसमें PV = nRT वगैरह वो 12th वाले बच्चों को सिखाया जाता है। आपके तो ऑलरेडी एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वहां आप पढ़ ही लोगे। अब हम लोग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर सपोज टू स्टार्ट योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपका ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। ट्यूसडे मतलब आपके पास 2 दिन का समय होगा अच्छा खासा, संडे और मंडे टू फिनिश दिस चैप्टर। इसकी सारी DPPs वगैरह को खत्म करने का आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। आपको पूरी DPPs एप्लीकेशन के अंदर मिली गई होंगी, बच्ची कुछ मिल जाएंगी, आराम से फिनिश कीजिए। जो भी आपको सिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर वो सब हम लोगों ने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है जो इस चैप्टर का पार्ट था। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक लेक्चर और रहेगा जो छोटा सा लेक्चर है जो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के ऊपर है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। शायद आधे घंटे का लेक्चर होगा वो, तो उसको देख करके रख लेना है। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो एक तो उसको फिनिश करना है, 2 दिन शांति से बैठ के सारी DPP सॉल्व करनी है। फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा परमाणु संरचना। और नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा JEE मेन लेवल का, नीट लेवल का, इस पूरे चैप्टर का। और फिजिक्स में भी आपका वेक्टर कंप्लीट हो ही गया है, ये भी है। इस तरीके से चलेगा। डन। तो हम एक तरह से नए नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स और मोल कॉन्सेप्ट, इस वीक के अंदर। तो यहाँ से सब बच्चे आराम से, कोई लेट ज्वाइन किए, कुछ भी दिक्कत थी, बैकलॉग था, सब फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 11वीं क्लास के अंदर किस तरीके से पढ़ना होता है। धीरे धीरे अपने आप को फ्लो में लेकर के आ जाओ। जब चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ना केवल केमिस्ट्री में बल्कि फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना सबको। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है?